न्यू हैंडसम हंक सुनते ही कृतिका सोच में पड़ गई। जिसकी बात मेहर कर रही थी वो जरूर जागृति ही होगा। नेशनल फिल्म एकेडमी में ट्रांसफर लेते ही उसने यहाँ के ओरिजिनल हैंडसम बंदे की जगह छीन ली थी और खुद यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम बंदा बन गया था। कितना सुंदर है वो, उसके लुक का तो क्या ही कहना। इतना हैंडसम होने के बाद भी उसने हमारी परफॉर्मेंस क्लास को क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्या जरूरत थी उसे डायरेक्शन क्लास में जाने की? मेहर ने पछताते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी पर्सनालिटी कितनी डैशिंग है, उसका लुक कितना चार्मिंग है, उसके बाद भी उसे अपने टैलेंट पर डिपेंड करना होगा। कृतिका एकदम से चुप हो गई। देखो रिया कहीं जा रही है, नितिका ने रिया की ओर पॉइंट करते हुए कहा। मेहर धीमी आवाज में खिलखिला उठी। ये लड़की तो पहले ही दिन से जागृति के पीछे पड़ी हुई है। कृतिका को ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे मजा भी बहुत आ रहा था। तो जागृति का उसे लेकर रिएक्शन क्या रहा मुझे नहीं पता। वैसे मैंने अब तक एक बार भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मेहर ने उसके सवाल का जवाब दिया। रिया अभी क्लासरूम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे दरवाजे पर जागृति खड़ा दिखाई दिया। फिर उसने बेशर्मी से उससे सवाल किया, जागृति तुम यहाँ? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? उसे अपनी तरफ तेजी से आता देख जागृति झट से 2 कदम पीछे हट गया, इस डर से कि कहीं रिया उसे छू न दे। कौन हो तुम? जो भी कहना है दूर से कहो, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं। जागृति के घमंडी बिहेवियर ने रिया को गुस्से में आग बबूला कर दिया। ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब वो जागृति से मिली थी। इससे पहले वो उससे कुछ एक बार बात भी कर चुकी थी। फिर वो ये कैसे कह सकता था कि वो उसे नहीं जानता? इसके अलावा क्या वो टीवी नहीं देखता? इस वक्त वो काफी पॉपुलर थी। रिया ने अपने आसपास देखा, वहां ढेर सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनमें से कई तो उसके खुद के क्लासमेट्स थे। तुरंत ही वो एकदम से शर्मिंदा महसूस करने लगी। शर्मिंदगी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो लोग इस वक्त उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मजाक हो। ये देखकर कि रिया अभी भी उसका रास्ता रोके है, जागृति ने बेरुखी से उससे सवाल किया, क्या अब तुम रास्ते से हट सकती हो? रिया ने नाराजगी में अपना होंठ सिकुड़ लिया। तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? नहीं, कौन हो तुम? जागृति बेचैन होकर बोला। उसका कुछ ना कहना और बस अपना मुंह ऐंठना देख जागृति ने उसे खुद से दूर भगाने की कोशिश की। कुछ बोलोगी भी? अगर नहीं तो रास्ते से हटो, मुझे यहाँ कुछ काम है। भले ही मैं तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। सही कहा ना मैंने? रिया अभी भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने दरवाजे की दोनों चौखट को अपने हाथ फैलाकर पकड़ लिया और रास्ते से हटने से साफ साफ मना कर दिया। उससे बुरी तरह चिढ़कर जागृति झल्ला उठा। तुम एग्जैक्टली हो कौन? क्या मैं तुम्हारा डैड हूँ या तुम्हारा ग्रैंड डैड या कोई रिलेटिव जो मुझे याद रखना चाहिए कि तुम कौन हो? ये लड़की खुद को समझती क्या है? मेरा उसे जानना क्यों जरूरी है? तुम? रिया ने गुस्से से आग बबूला होकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। तुम जरूर ये जानबूझकर कर रहे हो। तुम जानबूझकर ये दिखावा कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते, सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। उसे लगा कि उसने सब कुछ सही सही गेस किया है, इसलिए रिया अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। वैसे मेरा अटेंशन पाने का तुम्हारा ये तरीका काफी गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा तुम अपने प्लान में कामयाब रहे। तुम मेरा अटेंशन पा चुके हो और मुझे हमेशा याद रहने वाले हो। जागृति सकपका गया। इस लड़की का दिमाग सटका हुआ है क्या? रिया गर्व से अकड़ कर खड़ी हो गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जागृति। मैं खुद को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम रिया है। इस बार तुम्हें याद रखना होगा। अब की बार मुझे और मेरे नाम को मत भूलना। तुम्हारा मेरा अटेंशन पाने का ये तरीका एक बार काम कर सकता है, लेकिन अगर तुम ये बार बार करोगे तो फिर मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। जागृति सकपकाता हुआ उसे देखता रहा। कृतिका भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। कुछ देर पहले जब उसे मालूम हुआ कि जागृति उसकी क्लास के दरवाजे के पास खड़ा है, उसने अंदाजा लगा लिया कि वो जरूर उससे मिलने ही आया होगा, इसलिए वो उससे मिलने के लिए वहां आ गई। लेकिन दरवाजे पर रिया के खड़े होने के कारण वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाई। निश्चित ही वो खुद भी जानना चाहती थी कि वहां हो क्या रहा है, इसलिए वो चुपचाप रिया के पीछे खड़ी हो गई और उन दोनों के बीच के ड्रामे को देखने लगी।
रिया की बात को सुनने के बाद वो बड़ी मुश्किल से अपनी खिलखिलाहट को रोक पा रही थी। वो सच में चाहती थी कि काश इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो निखिल भी देख पाता। रिया ने किस गलत फहमी में पड़कर ये सोच लिया कि जागृति उसकी अटेंशन पाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या कहा था उसने? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरा अटेंशन पाने में कामयाब रहे। इतना घमंड तो निखिल में भी नहीं है। उससे बुरी तरह चिढ़कर परेशान होते हुए जागृति बोला, तुम कब तक ऐसे ही छिपती रहोगी? कुछ दिन पहले उसी ने कहा था कि भाभी माँ की तरह होती है, तो अब जब उसे उसकी जरूरत थी तो एक माँ की तरह उसकी हेल्प करने की जगह क्यों वो चुपचाप हंसते हुए तमाशा देख रही थी? जब वो चाहती थी वो उसकी कही गई हर बात को माने, बस तभी तक के लिए उसे ये माँ समान वाली बात याद थी। रिया एक पल के लिए बर्फ की तरह जम गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से जागृति ने उससे क्या कुछ कहा था। वो तो सीधे उसकी ओर ही देख रहा था। अभी वो अपनी कंफ्यूजन में खोई हुई थी कि किसी ने उसके कंधे पर 2 बार हल्के से अपना हाथ थपथपाया। जब रिया पलटी तो उसे अपने सामने मुस्कुराती हुई कृतिका खड़ी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी, क्या तुम थोड़ा सा साइड हट सकती हो? मुझे बाहर जाना है। उसे अपने सामने देख और उसकी बात को सुनकर रिया स्पीचलेस हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जागृति यहाँ कृतिका से मिलने आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कृतिका उम्र में उससे कितनी बड़ी है? शायद 2 या 4 साल बड़ी होगी। जागृति अपने से उम्र में बड़ी लड़की को क्यों पसंद करेगा? शायद कृतिका को किसी और काम से बाहर जाना होगा, इसलिए वो यहाँ आई है। उसके हिसाब से जागृति के साथ बीत रहे उसके हसीन पल को कृतिका ने बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा ही बेरुखी आवाज में उससे बोली, क्लास शुरू होने में ज्यादा देर नहीं, फिर भी तुम क्लास से बाहर जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इस वक्त बिजी हूँ? तुम्हें वापस जाकर अपनी सीट पर बैठना चाहिए। कृतिका उसका मजाक उड़ाने के लहजे में हंसी। अगर तुम इतनी बिजी हो तो तुम्हें जो भी बात करनी है साइड में जाकर करनी चाहिए। दरवाजा रोक कर रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या इस बात का दिखावा करने के लिए कि तुम कितनी केपेबल हो? हाँ, मैं जितना दिखावा कर रही हूँ उतनी केपेबल भी हूँ। गर्व से रिया ने अपना सिर ऊंचा किया। मैं कुछ सीरियस बातें कर रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? कृतिका, मैं पहले सिर्फ इसलिए तुमसे पोलाइटली पेश आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे ग्रुप में आओ और मेरी दोस्त बनो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम खुद को मुझसे ज्यादा इम्प्रेसिव समझने लगो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि किसी एक मूवी में काम कर लेने भर से तुम मुझसे कम्पीट कर सकती हो? ये बात तो साफ थी कि रिया ने भी उन रूमर्स को सुन रखा था जिसके हिसाब से कृतिका क्लास में उससे कम्पीट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कृतिका इन बेकार की बातों में रिया से उलझना नहीं चाहती थी। मानती हूँ कि फाइट क्वीन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया है, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो फिल्म की मेन लीड भी नहीं थी, बस एक छोटा सा साइड रोल प्ले किया था तुमने। बावजूद इसके मेरे सामने कितना एरोगेंट बिहेव कर रही हो तुम। रिया उस पर आग उगलने लगी। कृतिका स्पीचलेस हो गई। आखिर उसने ऐसा कर क्या दिया था जिससे वो उसे एरोगेंट समझने लगी थी? लेकिन कृतिका उसके जैसी बेवकूफ लड़की के साथ बहस में पड़ना नहीं चाहती थी। उसने अचानक से रिया का कंधा पकड़ा और उसे दरवाजे के कोने में सटा दिया। निर्मोही के साथ की गई अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान वो आम लड़कियों से तो काफी ताकतवर हो गई थी। रिया का उसके सामने टिकना नामुमकिन था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और कोने में चिपकी रहकर कृतिका को अपने बगल से बाहर जाते हुए देखती रही। कुछ ज्यादा ही बेहुदा और घमंडी है ये। कृतिका, इतना घमंड ठीक नहीं। आगे बढ़ चुकी कृतिका को अपना हाथ बढ़ाकर रिया ने पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कृतिका को और जोर से पीछे खींच पाती, जागृति ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये कहने के बाद उसने जोर से उसके हाथ को झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? रिया गुस्से से जागृति पर पागल हो रही थी, लेकिन जवाब में उसकी ओर मुंह एंटने के अलावा जागृति ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो पलटा और कृतिका पर बरसते हुए बोला, तुम थोड़ा पहले बाहर नहीं आ सकती थी? दिमाग खा गई ये पागल लड़की मेरा। कृतिका मुस्कुरा उठी। तिरछी नजरों से उसने देखा कि जागृति की बातों ने रिया की गुस्से की आग में घी डालने का काम कर दिया था। वो छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलने आए हो? कृतिका ने बेरुखी से सवाल किया। उसके बोलने का तरीका जरा भी पोलाइट नहीं था।
कृतिका के रूखेपन से जागृति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये देखने के बाद कि सभी लोगों की नजर वहां हो रहे ड्रामे पर ही थी, उसने कहा, साइड में चलकर बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर से ही क्लास के पीछे दरवाजे के पास चले गए, जो कि बंद रहता था और जहां कोई स्टूडेंट भी नहीं था। निखिल भैया बीमार हैं, जागृति ने कहा। क्या? कब से? वो तो फ्रांस में है ना? कृतिका एकदम से शॉक्ड थी। कल ही उसकी बात निखिल से हुई थी। वो 4 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस गया था। वो कल रात वापस आ गए। आते ही अपने घर जाने की जगह वो सीधे अपने ऑफिस चले गए। पिछले कुछ दिनों से वो काम को लेकर बहुत ज्यादा बिजी रह रहे थे। बिना कोई ब्रेक लिए वो लगातार काम कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने खुद को बुरी तरह थका लिया। इस वक्त उन्हें काफी तेज बुखार है, लेकिन फिर भी वो घर आकर आराम करने की जगह ऑफिस में रुककर काम करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये कहकर इस सब के बारे में सोचते हुए जागृति गुस्सा भी होता जा रहा था। अचानक से वो कृतिका पर बरस पड़ा। किस तरह की गर्लफ्रेंड हो तुम उनकी? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो बीमार है। उसके गुस्से से कृतिका एकदम से हैरान और सरप्राइज्ड रह गई। वो यही सोच रही थी कि कल जब उसने निखिल को कॉल किया था, तब उसने उसे बताया था कि वो 1 वीक के बाद ही मुंबई वापस आ पाएगा। उसने एक बार भी ये मेंशन नहीं किया था कि वो 1 वीक के बाद नहीं, बल्कि उसी रात वापस आने वाला था। लेकिन पल भर में ही उसे सबका कारण समझ में आ गया। उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो उस वक्त बीमार था और इस बात से डर रहा था कि अगर कृतिका को ये पता चला कि वो बीमार है तो वो उसके लिए परेशान हो जाएगी। कृतिका का दिल बेचैन हो उठा। उसे पता था कि निखिल इस बात से डर रहा होगा कि कहीं उसके लिए परेशान होकर वो अपनी क्लासेस बंद कर उसके पास ना चली आए। लेकिन जब भी वो खुद किसी मुश्किल में होती थी तो निखिल हमेशा उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद होता था। तो फिर खुद के बीमार पड़ने के बाद भी वो उसे उसकी केयर करने के लिए उसके पास क्यों नहीं आने देना चाहता था? क्या वो उसे अभी भी कोई बाहर वाला समझ रहा था? नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकता है। क्या वो अभी भी कंपनी में है? कृतिका ने तुरंत सवाल किया। हाँ, निखिल के जिद्दीपन से खफा होते हुए जागृति ने कहा। भैया के बटलर चीरू दादा ने उन्हें कितना समझाया, लेकिन फिर भी वो घर जाने के लिए राजी नहीं हुए। तब हार मानकर उन्होंने अपनी हेल्पर सुलोचना आंटी से भैया के लिए सूप और कुछ दवाइयां भिजवाई। लेकिन वो आराम करना ही नहीं चाहते हैं। उन पर न जाने क्यों काम करने की धुन सवार हो गई है। ऐसे में वो जल्दी ठीक कैसे होंगे? मैं तुरंत उसके पास जाती हूँ, कहते हुए कृतिका पलटी ताकि क्लासरूम से वो अपना बैग और अपनी किताबें ले सके। चलो अच्छा है, तुम्हें भैया की थोड़ी फिक्र तो है। जागृति के चेहरे के भाव अब पहले से थोड़े बेहतर हो गए थे। जब कृतिका क्लासरूम वापस आ रही थी तो उसने सोचा नहीं था कि जागृति भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। पलटकर अजीब से कृतिका के उसे देखने पर जागृति ने भारी आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कृतिका हल्का मुस्कुरा उठी, फिर वो क्लासरूम की ओर बढ़ गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि क्लासरूम के दरवाजे पर रिया अभी भी खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी। उन दोनों को साथ में देखकर और इस बात पर गौर करने के बाद कि जागृति कृतिका के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, उसने गुस्से में उन दोनों से सवाल किया, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जागृति ने भड़क कर जवाब दिया। निखिल के लिए परेशान कृतिका भूल से भी इस वक्त रिया से किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। उसका ध्यान बस जल्दी से अपनी चीजों को पैक कर वहां से जाने में था। लेकिन रिया ने कृतिका की कलाई को कसकर पकड़ लिया। जवाब दो मेरे सवाल का। जागृति तो पहले से ही उस लड़की से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि रिया ने दर्द से तड़प कर कृतिका की कलाई छोड़ दी। फिर जागृति ने उसे एक कोने में धक्का दे दिया। मैंने कहा ना कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपने आप पर तरस खाओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। धक्का लगने से साइड हुई रिया गुस्से से जागृति को घूर रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर कृतिका अपना सामान पैक करने के लिए क्लास के अंदर आ गई। जागृति का इस तरह सबके सामने उसे धक्का देकर डांटना रिया कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो गुर्राते हुए बोली, जागृति मुझसे बचकर रहना तुम। इस दौरान क्लासरूम में रिमझिम ने हैरान होते हुए कृतिका से सवाल किया, कृतिका तुम अभी जा रही हो? क्या तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी? इट्स अर्जेंट, घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं इंस्ट्रक्टर से कहकर छुट्टी ले लूंगी। कृतिका ने अपना सामान पैक करते हुए जल्दी में कहा।
जागृति के वहां होते हुए रिया कृतिका को रोक नहीं सकती थी और वो खुद को और ज्यादा एम्बैरस नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने कृतिका को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन अचानक से क्लासरूम के बाहर जाते पीछे पलटकर जागृति ने उसे धमकी दी, गलती से भी अगर मुझे पता चला कि तुमने कृतिका को डराने, धमकाने या किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की है तो सोच लेना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ गुस्से से झटका और क्लासरूम से बाहर निकल गया। रिया गुस्से से अपने दांत पीसते हुए जाते हुए जागृति को देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि वो उसके साथ क्या कर सकता है। इंस्ट्रक्टर के ऑफिस पहुंचते ही कृतिका ने उनसे उस दिन के लिए छुट्टी मांगी। इतनी जल्दी किस बात की है? ये आखिरी क्लास है, पूरा कर लो फिर चली जाना। मेरी फैमिली में कोई बहुत बीमार पड़ गया है और घर पर अकेला होने की वजह से कोई उनका ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मेरा जाना जरूरी है, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। उसकी आवाज और आंखों में दिख रहे सच को वो इंस्ट्रक्टर समझ सकती थी, इसलिए उसने बिना किसी टाल मटोल के उसे छुट्टी दे दी। थैंक यू सो मच मैम, कृतिका ने तुरंत उनका आभार जताया। मैटर काफी अर्जेंट था, ऊपर से कृतिका की शालीनता से भरी प्यारी और मीठी आवाज के कारण इंस्ट्रक्टर को उसे छुट्टी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल से बाहर आने के बाद कृतिका जल्दी से जल्दी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पहुंचना चाहती थी। नेशनल फिल्म एकेडमी के नजदीक ही एक मेट्रो स्टेशन था। वहां से 2 मेट्रो ट्रेन बदलने के बाद बस 10 मिनट पैदल चलकर वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पहुंच सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसे टैक्सी लेने में कोई प्रॉब्लम थी, बस बात इतनी सी थी कि इस अर्जेंट सिचुएशन में मेट्रो ट्रेन को यूज करना ज्यादा आसान था। साथ ही मुंबई की ट्रैफिक से तो पूरी दुनिया वाकिफ थी, इसलिए अगर वो टैक्सी से निखिल के पास पहुंचने की कोशिश करती तो उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता, लेकिन मेट्रो से वो मात्र आधे घंटे में ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पहुंच सकती थी। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात कई कलीग से हुई। उन सभी ने तुरंत ही कृतिका को पहचान लिया। वो सब जानते थे कि कृतिका ने एक्टिंग स्कूल में स्टडी करने के लिए कंपनी से लीव ले रखी है, इसलिए कृतिका को वहां देख वो सब सरप्राइज थे। कृतिका, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कंपनी के एम्प्लॉइज उसे वेलकम करने के साथ साथ उससे कोई ना कोई सवाल जरूर पूछ रहे थे। किसी तरह टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही वो निखिल के ऑफिस की तरफ तेज कदमों से भागी। कृतिका, अनुपम ने सरप्राइज होते हुए उसका नाम पुकारा। जागृति ने मुझे बताया कि निखिल बीमार है, कृतिका ने कहा। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। वो मैं था जिसने जागृति को चुपचाप निखिल सर की तबीयत के बारे में इन्फॉर्म किया, अनुपम ने कहा। आपने सीधा मुझे फोन करके इस बारे में क्यों नहीं बताया? कृतिका हल्का गुस्सा होते हुए बोली। निखिल सर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपको उनकी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं, इसलिए मैं जैसे तैसे किसी तरह बस जागृति को इस बारे में इन्फॉर्म कर पाया। अनुपम ने अपने जवाब से कृतिका के गुस्से को तो शांत किया है, साथ ही वो खुद पर भी खुश हो रहा था, क्योंकि निखिल के ऑर्डर को मानने के बाद भी उसने किसी तरह कृतिका तक उसकी बिगड़ी तबीयत की खबर पहुंचा दी थी। अच्छी चालाकी दिखाई थी उसने। इसका मतलब उस तक ये खबर कैसे पहुंची, बाद में ये जानने के बाद भी निखिल अनुपम को पनिश नहीं कर पाएगा। अभी कृतिका अनुपम की चालाकी के बारे में सोच ही रही थी कि उसे उसकी बात सुनाई पड़ी। कृतिका, बाद में सब कुछ जानने के बाद निखिल सर अगर मुझे पनिश करने के बारे में सोचते हैं तो प्लीज मुझे उनकी पनिशमेंट से बचा लेना। चिंता मत कीजिए, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। आपने ये सब उनके भले के लिए ही तो किया है। जब कृतिका ने निखिल के ऑफिस का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वो काम करते करते अपने चेयर पर ही सो गया था। हालांकि उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन उसका चेहरा थकावट के कारण पीला पड़ गया था। साथ ही उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन चुके थे। जब कृतिका ने ये देखा तो उसका दिल तड़प उठा। क्या आज का दिन बहुत हेक्टिक था? कृतिका ने धीमी आवाज में सवाल किया। क्या कहूँ, जब सर को बिजनेस ट्रिप पर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है तो यहाँ ऑफिस में उनका पेंडिंग काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, अनुपम ने एक्सप्लेन किया। और सीईओ नहीं चाहते थे कि आप उन्हें इस बीमार हालत में देखें। वो इस दौरान लगातार बिना रुके काम कर इन सारे पेंडिंग फाइलों को निपटाने लगे, ताकि जब वो आपसे मिलते तो उनके सर पर किसी भी तरह के पेंडिंग काम का बोझ नहीं रहता और वो कंप्लीटली फ्री रहते। निखिल को इस तरह से थका हुआ देख कृतिका परेशान हो उठी।
वो सोच क्या रहा था? क्या वो कोई ऐसी चिपकू लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड से इंसिस्ट करती है कि वो हर वक्त उसके साथ रहे? अगर वो बीमार है तो उसे आराम करना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ वक्त बिताने के लिए निखिल को एक्स्ट्रा काम कर खुद को थकाना पड़े। दरअसल इस वक्त अगर सीईओ सर ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और रेस्ट करते हैं तो भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, अनुपम ने कहा। ठीक है, कृतिका ने कहा। वो कुछ और भी सोच रही थी। जो काम निखिल कर रहा था, अगर सच में वो बहुत जरूरी होता तो वो उसे आराम करने के लिए नहीं कहती, क्योंकि वो उसके काम में कोई रुकावट पैदा करने वाली लड़की नहीं बनना चाहती थी। कृतिका को ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पहुंचाने के बाद मेन एंट्रेंस के पास से ही जागृति वापस से नेशनल फिल्म एकेडमी लौट गया था। अनुपम भी काफी शिष्ट था। वो कृतिका और निखिल के प्राइवेट पलों में कोई दखल नहीं देना चाहता था। ठीक है, फिर मैं अपने काम पर लौटता हूँ। ऑफिस से बाहर जाते हुए वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने पलटकर कृतिका को याद दिलाया। कृतिका, प्लीज ध्यान रखना कि सर को ये पता ना चले कि मेरी वजह से तुम्हें उनके बीमार होने के बारे में पता चला है। उनसे कहना कि जागृति ने तुम्हें इस बारे में बताया था। वैसे ये सच भी था। कृतिका को निखिल की तबीयत के बारे में बताने वाला तो जागृति ही था। उसके बाद ऑफिस से बाहर निकलकर अनुपम ने आराम से दरवाजे को बंद किया और अपने काम में बिजी हो गया। इधर कृतिका निखिल के करीब आ गई। उसे चैन से सोते हुए देख उसका दिल उसे नींद से उठाने का नहीं कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे निखिल को एहसास हो गया कि वो वहां उसके पास है। जैसे ही वो उसके करीब आई, निखिल उठ गया। चौंक कर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। शायद वो बीमार था, इसलिए उसके एक्शन काफी स्लो थे। उसकी तीखी बड़ी आंखें इस वक्त धुंधली धुंधली सी लग रही थी और वो इस वक्त काफी इनोसेंट भी लग रहा था। जब उसने कृतिका को अपने सामने देखा तो वो अपने आप ही बोल पड़ा, ये कितना अच्छा सपना है। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कृतिका की कमर को अपनी बाहों में घेर लिया। वो सरप्राइज था कि सपने में भी वो कृतिका के परफ्यूम की खुशबू को स्मेल कर पा रहा था। उसके बाद उसने अपना चेहरा कृतिका के पेट से चिपकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। फिर उसने निखिल के ललाट पर अपना हाथ रखा और शॉक्ड हो गई। उसका सिर बहुत ज्यादा गर्म था। इतना तेज बुखार होने के बावजूद भी अपने ऑफिस के पेंडिंग काम को वो करना चाहता था। गुस्से से बिफरती हुई कृतिका ने तुरंत निखिल के कंधे को थपथपाया। निखिल, उठो। लेकिन वो गहरी नींद में था, जिस वजह से उसे निखिल को जोर से हिलाना पड़ा। उठ भी जाओ निखिल। फाइनली उसने अपनी आंखें खोली और मासूमियत से मुस्कुरा उठा। कृति, हाँ, ये मैं ही हूँ, चलो अब उठ जाओ। ये देख कर के निखिल इसे अभी भी सपना समझ रहा है। कृतिका ने उसके गाल को हल्का सा पिंच किया। उसे हल्की सी चुभन हुई। फिर उसने अपने चेहरे को रब करते हुए कहा, ये सपना है या तुम सच में मेरे सामने हो? ये सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। अगर वो बीमार नहीं रहता तो कृतिका को अब तक ऐसा लगने लगता जैसे वो जानबूझकर नाटक कर रहा है। निखिल फाइनली उठ गया। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि कृतिका उसे गुस्से से घूर रही थी। कृतिका, तुम सच में यहाँ हो? निखिल किसी बेवकूफ की तरह अपनी आंखें मलते हुए बोला। तुम्हारी नींद अच्छे से खुल गई है ना? कृतिका ने गुस्से से सवाल किया। उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख निखिल तुरंत एक आज्ञाकारी बच्चा बन गया। फिर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, मैं उठ गया हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन कौन सा सामान पैक करना है, उसके बाद घर चलो, कृतिका ने कहा। उसके हाँ या ना का इंतजार किए बिना ही उसने बेरुखी से अपनी कमर पर से निखिल के हाथ को झटक दिया और उसका कोट लेने के लिए रैक की ओर बढ़ गई। चलो इसे पहनो, कृतिका ने उसका जैकेट उसे देते हुए कहा। निखिल ने जल्दी ही अपना जैकेट पहन लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था, निखिल ने परेशान होकर उससे सवाल किया। जो इंसान अपने जिद्दीपन में किसी की भी बात मानने से इनकार कर रहा था, वो इस वक्त शांति से बैठकर कृतिका की हर बात मान रहा था। उसके बस एक बार कहने भर से ही उसने अपना जैकेट पहन लिया। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम्हें कितना तेज बुखार है, और इतना तेज बुखार होने के बाद भी तुम आराम करने से मना कर यहाँ रुककर काम करने की जिद पर अड़े हुए हो। इतना ही नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अभी फ्रांस में हो और कुछ दिनों के बाद ही मुंबई वापस आ पाओगे। कृतिका की आंखों में उस वक्त गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। गिल्टी फील करते हुए निखिल ने मासूमियत से कहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुमने मुझसे झूठ बोला निखिल,
और अब तुम ये कह रहे हो कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। चलो ठीक है फिर, मुझे बताओ कि झूठ बोलने और जानबूझकर झूठ बोलने में क्या फर्क है? कृतिका उस पर गुर्राई। निखिल एकदम से चकरा गया। उसकी प्यारी सी कृतिका अचानक से इतनी डराने वाली कैसे हो गई? अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे बस शुरू में ही डरा करती थी, लेकिन अब उसे उसका कोई डर नहीं। इस वक्त तो वो एक झगड़ालू लड़की लग रही थी, लेकिन उसे कृतिका के इस रूप को देखकर भी मजा आ रहा था। क्या अनुपम ने तुम्हें इस बारे में बताया? अब तो उसकी खैर नहीं। मैं अपनी बात को पूरा कह पाने से पहले ही अचानक वो रुक गया। कृतिका उसे इस कदर गुस्से से घूर रही थी कि उसमें आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची। अनुपम ने नहीं, मुझे तुम्हारी बिगड़ी तबीयत के बारे में जागृति ने बताया था। यहाँ आने के बाद जब मैंने इस बारे में अनुपम से सवाल किया कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो, तो उसने कहा कि तुमने ऐसा करने से उसे मना किया था। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये जरूर बताया कि तुम्हें ये सारे काम आज ही निपटाने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपना काम करना बंद कर दो, लेकिन जब तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम की जरूरत है। तब तुम अपना काम करने की जिद पर क्यों अड़े हुए हो? निखिल ने तुरंत कृतिका को हक कर लिया, इस कोशिश में कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। कृति, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम बीमार हो इसलिए अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे देखना उसके बाद मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। कहते हुए कृतिका ने उसे धक्का देकर वापस से चेयर पर बिठा दिया। फिर उसने साफ साफ कहा, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा निखिल, तुमने मुझसे झूठ कहा। निखिल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने सीरियसली कहा, आई एम सॉरी कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर जागृति मुझे इस बारे में नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम बीमार हो। उसने ये तक कहा कि कैसी गर्लफ्रेंड हूं मैं, जो मुझे ये तक नहीं मालूम कि तुम बीमार हो। और उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तुमने झूठ बोला सो बोला, लेकिन मुझ तक को एहसास नहीं हुआ कि तुम बीमार हो। कृतिका खुद से शर्मिंदा थी, इसलिए निखिल शांत रहा और चुपचाप कृतिका की डांट सुनता रहा। जब उसका कहना खत्म हुआ तब तक दोनों ही ऑफिस के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। कृतिका ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके ठीक पीछे निखिल भी ऑफिस से बाहर निकल गया। जागृति की बातों को दिल पर मत लो कृतिका, निखिल ने कहा। नहीं, इस बार वो गलत नहीं था, उसने मुझसे कुछ भी गलत नहीं कहा, कृतिका बोली। आज से पहले जब भी मुझे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत थी तुम मेरे साथ थे, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मैं तुम्हारी खुशियों से कहीं ज्यादा तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ निखिल। मैं समझता हूँ कृति, आई प्रॉमिस, आगे से मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, निखिल ने धीमी आवाज में कहा। रही बात कृतिका के उसे डांटने की, तो उसे इसके लिए उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसका दिल उसके इस रूप को देखकर अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। उसके बाद कृतिका अनुपम के पास चली गई। उसे उसकी कार में ले जाकर बिठाइए, मैं पीआर डिपार्टमेंट से होते हुए आती हूँ। यहाँ आते हुए कंपनी के ढेर सारे एम्प्लॉय मुझे देख चुके हैं। ऐसे में अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के कलीग से नहीं मिली तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन अनामिका मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। मैं बस उससे अभी मिलकर लौट आऊंगी। मैं खुद नीचे अपनी कार में जा सकता हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। निखिल ने विरोध किया। कोई तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, कृतिका ने उसे फटकारा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर का ख्याल रखूंगा, अनुपम ने तुरंत कृतिका को भरोसा दिलाया। निखिल दिल ही दिल में अनुपम पर बरस उठा। क्या अनुपम को ये लगता है कि मैं उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया हूँ? जागृति को जरूर इसी ने मेरे बारे में बताया होगा, ताकि वो लड़का कृतिका को जाकर मेरी तबीयत के बारे में बताए। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। और फिर कृतिका तेज कदमों से पीआर डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ी, जबकि अनुपम निखिल को सहारा देते हुए पार्किंग एरिया की ओर चल पड़ा। कृतिका को वहां देख अनामिका खुश होने के साथ साथ सरप्राइज भी थी। मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि तुम आज कंपनी में आई हुई हो। निखिल की वजह से वो बीमार है और बीमार होने के बाद भी वो घर जाकर रेस्ट करने से मना कर रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। मैं बस आप सबको हाई करने के लिए यहाँ आई हूँ, आज मुझे जल्दी लौटना होगा। वो सुनने के बाद सभी कृतिका के उनके साथ ना रुक पाने का कारण समझ गए। ऐसी बात ही तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कृति। ये जानने के बाद कि क्यों तुम कंपनी में आकर भी हम सबसे मिलने के लिए नहीं आई, हम तुमसे जरा भी नाराज नहीं होते, उन सभी ने एक साथ कहा। मैं यहाँ आई थी तो तुम सबसे मिले बिना कैसे लौट जाती?
कृतिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पोलाइटली कहा। चलो फिर, हम तुम्हें और देर नहीं होने देंगे, तुम जल्दी से सर के पास वापस जाओ। और हाँ, जब तुम फ्री रहोगी तो हमसे मिलने जरूर आना, सब साथ में मिलकर छोटी सी पार्टी करेंगे, अनामिका ने रिक्वेस्ट की। किसी को भी नाराज ना होते हुए देख कृतिका तुरंत वहां से लौट गई। वो लगभग भागते हुए नीचे पार्किंग एरिया में पहुंची और चूंकि निखिल को तेज बुखार था, इसलिए अनुपम उसको सहारा देते हुए आराम से धीरे धीरे वॉक करते हुए पार्किंग एरिया में अपनी कार में आया था। अभी निखिल कार के अंदर बैठने ही वाला था कि कृतिका भी वहां आ गई। उसे पसीने से तरबतर और हांफते हुए देख निखिल ने तुरंत उसे थामकर सहारा दिया। तुम्हें भागकर आने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि मेरी वजह से कहीं तुम्हें देर तक कार में इंतजार ना करना पड़ जाए, कृतिका हांफते हुए बोली। लंबी और गहरी सांसें लेने के कारण ठंडी हवा उसके गले के अंदर चली गई, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अरे तो मैं इंतजार कर लेता, इतनी छोटी सी बात के लिए खुद को थकाने की क्या जरूरत थी? कृति हांफने के कारण उसके लाल हो चुके चेहरे को देख निखिल ने कहा। तुम बीमार हो ना, इसलिए, कृतिका धीमी आवाज में बोली। निखिल मुस्कुरा उठा। उसे एक ऐसी प्यार करने वाली लड़की मिली थी जो खुद से पहले उसके बारे में सोचती थी। अब बाहर ही रहना है क्या? चलो जल्दी से कार के अंदर बैठो, निखिल ने कहा। दोनों के कार के अंदर बैठते ही जाधव ने कार के एसी को हीट मोड पर ऑन कर दिया। सीओ, हम किसके घर चल रहे हैं? जाधव ने सवाल किया। निखिल ने खुद से कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं की और कृतिका को पलटकर देखने लगा ताकि किसके घर चलना है इसका डिसीजन वो ले सके। कृतिका ने बिना एक पल रुके कहा, निखिल के घर। उसके बाद जाधव निखिल के बंगलों की ओर चल पड़ा। उसके घर पहुंचने के बाद कृतिका ने निखिल की कार से उतरने में उसकी मदद की। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने बेल बजाई। ये देखकर कि दरवाजे के बाहर निखिल खड़ा है, तुरंत घर का दरवाजा खुल गया। उसके बाद कृतिका निखिल को साथ लेकर घर के अंदर आ गई। अंदर उसने एक मिडिल एज्ड हाउसकीपर को देखा, जिनकी उम्र लगभग निखिल के पिता शशिकांत ओबेरॉय जितनी थी। वो दरवाजे पर ही एक मिडिल एज्ड औरत के साथ खड़े थे। स्कूल में जागृति ने जो कहा था, उसके हिसाब से कृतिका ने अंदाजा लगा लिया कि वो आदमी बटलर चीरूदा थे और वो औरत सुलोचना। कृतिका मैम, फाइनली हमारी मुलाकात आपसे हो ही गई। चिरुदा ने तुरंत कृतिका का अभिवादन किया। सुलोचना तो और भी ज्यादा एक्साइटेड थी। कृतिका मैम, जल्दी अंदर आइए। कृतिका ने उन्हें कहा कि वो दोनों उसे बस कृतिका कहकर पुकारें, क्योंकि वे दोनों ही उसके माता पिता की उम्र के बराबर थे, इसलिए उनके मुंह से खुद के लिए मैम शब्द सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी तुरंत उसकी बात मान ली। सिर्फ आप ही सर को वापस लाने के लिए राजी कर सकती थी। निखिल को उसके बेडरूम में भेजने के बाद सुलोचना ने कृतिका से कहा, सब मेरी गलती है। कल उससे फोन पर मेरी बात भी हुई थी, फिर भी मैं समझ नहीं पाई कि वो बीमार है। अगर मैं जान जाती कि वो बीमार है तो मैं किसी भी कीमत पे उसे ऑफिस में रुकने नहीं देती। कृतिका हल्का उदास होते हुए बोली, इसमें आपकी गलती कैसे हुई? सर की तो शुरू से यही आदत है, वो किसी को अपनी तकलीफ बताते ही नहीं। वैसे भी फोन पर सिर्फ आवाज सुनकर किसी के बीमार होने का पता लगा पाना इम्पॉसिबल है। सुलोचना ने कृतिका के दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं उसे देख कर आती हूँ। ये कहकर कृतिका निखिल के पास उसके कमरे में चली गई। जब वो कमरे के अंदर आई तो उसने देखा कि निखिल अभी भी ऑफिस के कपड़ों में ही था। कपड़े बदलने के नाम पर उसने बस अपना जैकेट उतारा था। तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं बदले अब तक? निखिल को अब तक कपड़े बदलकर नाइट ड्रेस में आ जाना चाहिए था। ये ऑफिस के कपड़ों से ज्यादा कंफर्टेबल भी रहता। वो बस आलस के साथ अपने बेड पर लुढ़का हुआ था। कृतिका आगे की बात कहते हुए थोड़ा शर्मा गई। ठीक है फिर, मैं चीरूदा से कहती हूँ, वो आकर तुम्हारे कपड़े बदल देंगे। निखिल बेचैन हो उठा। अरे मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो कोई मिडिल एज आदमी आकर मेरे कपड़े बदल देगा। ये कितना शर्मिंदा करने वाला है। कृतिका से हैरानी में कुछ नहीं कहा गया। वो उसके सामने बेशर्मों की तरह अपने कपड़े बदल लेता था, फिर अभी शर्मिंदा होते हुए क्यूट बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? उसके बाद उसने कृतिका का हाथ थाम उसे हग कर लिया। बुखार से तप रहे अपने सिर को कृतिका के पेट से सटाते हुए बोला, तुम कपड़े बदलने में मेरी मदद कर सकती हो? बुखार के कारण निखिल का बदन पहले ही काफी गर्म था। जैसे ही उसने अपना चेहरा कृतिका के पेट से लगाया, उसके पेट के साथ साथ उसका पूरा बदन गर्म हो गया। ठीक है ना, तुम मेरी हेल्प कर दो।
निखिल ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए मासूमियत से कहा। कृतिका कुछ नहीं कह पाई। इतने हैंडसम बंदे का बीमार होने के कारण अचानक से क्यूट सा बिहेव करना, कोई ऐसे में कैसे उसकी बात ठुकरा सकता था। सच कहा जाए तो कृतिका यही चाहती थी कि निखिल अच्छे से रेस्ट करे, और चूंकि वो बीमार था इसलिए कृतिका ने उसे खुद से दूर नहीं धकेला और ना ही उसकी हरकतों का विरोध किया। वो शर्मा रही थी, इतना कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके बाद वो निखिल के शर्ट के बटन खोलने लगी। निखिल एकदम से हैरान रह गया। तुम सच में मेरी शर्ट उतार रही हो? कृतिका ने गुस्से में अपने दांतों को आपस में दबा लिया। अगर वो सीरियसली बीमार नहीं होता तो वो कब का उसे घर पहुंचाकर वापस से अपने आर्ट स्कूल जा चुकी होती। निखिल तो खुशी के मारे झूमने ही लगा था। उतारो उतारो, जल्दी से मेरी शर्ट उतारो। जिंदगी में पहली बार कृतिका कुछ ऐसा कर रही थी। भले ही वो बीमार था, लेकिन फिर भी ऐसा करने में वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से उसे शर्ट के बटन को खोलने में काफी वक्त लग रहा था। निखिल ने चुपके से अपने हाथों को कृतिका के चारों ओर फैला लिया। वो अभी भी उसके बटन में ही उलझी हुई थी। उसे जरा भी ध्यान नहीं था कि वो शैतान कर क्या रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए निखिल ने अपने दोनों हाथों से कृतिका की कमर को लपेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद उसने अपना चेहरा कृतिका के गर्दन से सटाकर उसके कंधे पर टिका दिया। कृति, तुम सच में बहुत प्यारी हो। परेशान से कृतिका बिफर उठी। क्या तुम थोड़ी देर सीरियस होकर अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर सकते हो? कपड़े बदलने के बाद तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना है। तुम्हारे लिए मेरी चिंता तभी सिर्फ खत्म होगी जब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने कितने दिनों से तुम्हें देखा तक नहीं है। जानती हो मैं कितना ज्यादा मिस कर रहा था तुम्हें। बीमार होने की वजह से निखिल की आवाज कुछ कमजोर लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी। इस वक्त वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वो सच में कृतिका को हक किए हुए उसके कंधों पर सर रखकर आराम करना चाहता था। बी अ गुड बॉय निखिल। कृतिका उसकी पीठ पर हल्की थपकी देते हुए बोली। तुम्हें जल्दी से कपड़े बदलकर आराम करना चाहिए, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। लेकिन निखिल तो किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दे रहा था। वो उसे अपना शर्ट तक उतारने नहीं दे रहा था। लाचार होकर कृतिका अपना होंठ सिकुड़ते हुए बोली, अगर तुम खुद से अपने कपड़े बदल लोगे तो ठीक होने के बाद तुम जो कहोगे मैं बिना किसी टाल मटोल के वो करने के लिए राजी हो जाऊंगी। सच में? निखिल ने खुशी से अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए सवाल किया। अभी कुछ पल पहले बीमार होने के कारण वो एकदम कमजोर था, लेकिन अब अचानक से उसमें एक अलग सी एनर्जी आ गई थी। कृतिका ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। चूंकि निखिल उसकी बात मानकर अपने कपड़े बदलने को तैयार था, इसलिए उसने तुरंत हामी भरी। हाँ, सच में। उसकी बात सुनते ही निखिल ने उसे अपनी बाहों से आजाद कर दिया। फिर झटके से उसने अपने शर्ट को उतारा और फिर अपना पैंट उतारने लगा। ये देख कृतिका शर्मिंदा होते हुए दूसरी ओर घूम गई। कुछ पल के बाद उसने निखिल की आवाज सुनी। बदल लिया मैंने। इसलिए कृतिका वापस से उसकी तरफ घूम गई। उसने शर्ट तो बदल ली थी, लेकिन उसने अभी भी अपना लोअर चेंज नहीं किया था। कृतिका पहले तो शर्मा गई, फिर गुस्से से उस पर बिफरते हुए उसने कहा, तुमने तो कहा था कि तुमने कपड़े बदल लिए हैं। अपना शर्ट बदल लिया मैंने, अपना शर्ट। तुम पूरी बात सुने बिना ही पलट गई। निखिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। कृतिका सकपका गई। वो बीमार इंसान की तरह एकदम बिहेव नहीं कर रहा था। एम्बैरस फील करते हुए कृतिका ने उसका पजामा उठाया और उसके मुंह पर फेंक दिया। कितनी ठंड है निखिल, ऊपर से तुम बीमार हो, जल्दी से पहनो इसे वरना और बीमार पड़ जाओगे। अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है इसे। ऐसे खुद का ख्याल ना रखकर एक न एक दिन जान ले लेगा ये मेरी। बीमार होने के बाद और मेरे सामने रहने के बावजूद भी वो मस्ती कैसे कर सकता था। बेचारे निखिल ने चुपचाप अपना पजामा पहन लिया। वो दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। उसकी इतनी शानदार बॉडी को उसके बीमार होने के कारण कृतिका ने एक नजर भी नहीं देखा। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे अपने एब्स जरूर दिखाएगा। उसकी बदमाशियों के कारण कृतिका अब और शर्मा नहीं सकती थी। शर्म तो उसे अभी भी आ रही थी, लेकिन उसने गुस्से से निखिल को घूरना बंद नहीं किया, ताकि वो उसके डर से ही सही लेकिन एक बार में शांति से अपने कपड़े ढंग से बदल ले। उसके बाद उसे बिस्तर पर लेटाने के लिए उसने उसका ब्लैंकेट उठा लिया। चलो अब जल्दी से लेट जाओ। कृतिका को गुस्से में देख निखिल चुपचाप शांति से बिस्तर पर लेट गया। जब कृतिका ने अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया तो उसने सवाल किया, क्या तुम अब वापस से क्लास जाने वाली हो?
नहीं, तुम बीमार हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कृतिका के मन में एक बार भी उसे इस हालत में छोड़कर वहां से जाने का ख्याल नहीं आया था। हालांकि चीरूदा और सुलोचना उसका ख्याल रखने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो वहां रुककर निखिल का ख्याल रखना चाहती थी। उसकी केयरिंग बातें सुनकर निखिल के दिल में उसके लिए प्यार और भी गहरा हो गया। अब अच्छे से आराम करो, आज के लिए और कोई काम नहीं करना है तुम्हें, कृतिका ने उसे ऑर्डर दिया। ठीक है, निखिल ने अपना हाथ बढ़ाकर कृतिका का हाथ पकड़ा और उससे अपने गालों को सहलाते हुए बोला, तुम भी मेरे साथ लेट जाओ ना। लेकिन उसकी बात मानने की जगह कृतिका ने उसे निराश करने वाला सवाल किया, तुमने सुबह नाश्ता किया था? सुलोचना आंटी ने ऑफिस में नाश्ता भिजवाया था, तब मैंने थोड़ा सा खा लिया था। न जाने क्यों पर कृतिका की तीखी नजरों को देख निखिल हल्का सा डरा हुआ दिख रहा था। थोड़ा सा? और ये थोड़ा सा कितना होता है तुम्हारे हिसाब से? कृतिका ने उसे घूरते हुए सवाल किया। निखिल जवाब ना देकर डर के मारे इधर उधर देखने लगा। हे भगवान! कृतिका भड़क उठी। क्या करूं मैं तुम्हारा? जान ले लोगे तुम मेरी? वो उस पर बुरी तरह गुस्सा थी, लेकिन बेचारी इस वक्त उसे बस गुस्से से घूरने के अलावा कर भी क्या सकती थी। आराम करो, मैं जाकर हलवा बनाती हूँ तुम्हारे लिए। खाली पेट रहोगे तो दवा कैसे खाओगे? निखिल ने खुश होते हुए उससे कहा। बना रही हो तो प्लीज बेसन का हलवा बनाना, मुझे बेसन का हलवा बहुत पसंद है। ठीक है, कृतिका ने हामी भरी। तुरंत कृतिका सीढ़ियों से नीचे उतर आई। निखिल का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। इस पूरे समय में बटलर चीरू और सुलोचना दोनों कृतिका के वापस नीचे आने का ही इंतजार कर रहे थे। जब वो नीचे आई तो दोनों उसे देखने लगे। उन दोनों का लगातार उसे देखना कृतिका को काफी अजीब लग रहा था। चीरू दा, सुलोचना आंटी, आप मुझे जानती हैं? चीरू ने सरप्राइज होकर सवाल किया। कृतिका ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर उसने कहा, जागृति और अनुपम ने आपके बारे में मुझे बताया था, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। नहीं नहीं, मैंने आपको कहीं नहीं देखा है, बल्कि आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। हाँ, याद आया, आपकी शक्ल मनोहर काका से काफी मिलती है। क्या आप दोनों रिलेटिव हैं? सुलोचना खिलखिला उठी। ये मनोहर जी के ही बेटे हैं। मनोहर जी हमेशा बड़े मालिक और मालकिन के साथ रहते हैं। बड़ी मालकिन उर्मिला देवी ने जब निखिल सर को घर से भगाया था, तब वो यहाँ रहने के लिए चले आए। तो मनोहर जी के कहने पर चीरू भी निखिल के साथ उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ आ गए। वैसे आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। सुलोचना ने खुशी से कृतिका की बाह को थामकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हिचकिचाने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर आपका ही तो है। कृतिका सोच में पड़ गई। आखिर निखिल ने उन्हें उसके बारे में क्या बता रखा था? निखिल ने सुबह नाश्ता किया कि नहीं, इसलिए मैं उसके लिए हलवा बनाना चाह रही थी। दवा खाने से पहले वो कुछ खा ले तो अच्छा रहेगा, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बना कर लाती हूँ, सुलोचना अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली। उसके ऐसा कहने पर चीरू ने सुलोचना को समझाया, सर कृतिका के हाथ का बना हलवा खाना चाहते हैं बेवकूफ। ओह हाँ, ठीक कहा तुमने, मेरे ध्यान में तो ये बात आई ही नहीं। सुलोचना ने धीरे से अपने माथे पर चपत लगाई। फिर वो कृतिका का हाथ थामकर उसे किचन की ओर ले जाने लगी। चलो, मैं आपको किचन कहाँ है दिखला देती हूँ। वो तुरंत उसे किचन में ले आई। फिर उन्होंने उसे किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है इसके बारे में अच्छे से बता दिया। जब कृतिका हलवा बना रही थी तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन उठाया तो वो सरप्राइज रह गई। ये कॉल डायरेक्टर दिवाकर का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो दिवाकर सर। हाँ कृतिका, ये मैं बोल रहा हूँ दिवाकर। कृतिका ने उसे पहचान लेने के बाद भी दिवाकर ने जानबूझकर हंसते हुए अपना नाम लिया। मैंने सुना है कि तुमने नेशनल फिल्म एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। तुम्हें वहाँ के माहौल में रहने की आदत अब तो हो ही गई होगी। कैसी जगह है वो? कुछ खास बुरी तो नहीं? कृतिका ने गैस की लौ धीमी कर दी। कुछ क्लासेस प्रॉपर और सिस्टमैटिक ढंग से लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्टिंग लाइन में परफॉर्मेंस के बारे में सीखने के लिए काफी कुछ है। जैसे जैसे मैं आगे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर्स की गाइडेंस और टीचिंग के कारण मैं अब खुद को पहले से बेहतर एक्टर समझने लगी हूँ। सही कहा तुमने।
दिवाकर उसकी बात से सहमत था। फिर उसने उसे सलाह दी। पिछले कुछ सालों से नेशनल फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट्स को पॉपुलर होने में देर नहीं लग रही। लोगों को लगता है कि इसका कारण उन सभी का दिखने में काफी शानदार होना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नेशनल फिल्म एकेडमी भी नेशनल ड्रामा एकेडमी की तरह ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स किसी पॉपुलर एक्टर से एक्टिंग के मामले में जरा भी कम नहीं होते। उनकी सलाह और गाइडेंस ही एक साधारण से पत्थर जैसे स्टूडेंट को पारस पत्थर में बदल देती है, जिससे कई स्टूडेंट्स अपनी एक्टिंग में सुधार लाकर अच्छा परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे पॉपुलर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। कृतिका ये जानकर सरप्राइज थी कि दिवाकर को इस बारे में पता था कि उसने लास्ट मोमेंट पर नेशनल ड्रामा एकेडमी को छोड़कर नेशनल फिल्म एकेडमी में एडमिशन ले लिया था। मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी, बस एक बार मेरे इस ऑफर के बारे में अच्छे से सोच कर देखो। दिवाकर ने अपने फोन करने का कारण बताया। कैसी हेल्प? कृतिका ने सवाल किया। मेरा एक करीबी दोस्त है तल्पेश, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, वो तो काफी फेमस पहलवान थे ना? कृतिका ने हामी भरी। हाँ, बिल्कुल सही। इस वक्त वो एक मूवी डायरेक्ट कर रहा है, शेर दिल। वैसे वो पहले एक एक्टर था, ये पहली बार है जब वो पर्दे के पीछे जाकर डायरेक्शन को संभाल रहा है। एक न्यू डायरेक्टर होने के कारण इन्वेस्टर्स उस पर भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं और उसकी मूवी में पैसे लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए वो खुद से जितने पैसे इकट्ठा कर सकता था करके एक लो बजट की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी बड़े एक्टर को भी फिल्म में कास्ट नहीं करने वाला है। दिवाकर ने एक लंबी सांस ली, फिर वो बोला। उसने अच्छे खासे एक्टर्स से अपने फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर बात की, लेकिन उन सभी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। अपने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों की मदद से उसने किसी तरह फिल्म के लीड एक्टर को तो कास्ट कर लिया है, लेकिन वो कोई सूटेबल फीमेल लीड नहीं ढूंढ पा रहा था। इसलिए हार मानकर उसे मजबूरी में तुम्हारी बहन को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल में साइन करना पड़ा। फीमेल लीड के लिए? कृतिका चकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली को फिल्मों में कोई भी लीड रोल ऑफर होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि प्रेजेंट में सोनाली का पीआर प्लान काफी अच्छा था। वो एकदम से लो प्रोफाइल मेंटेन कर रही थी और लोगों की नजर से एक तरह से गायब थी। कुछ वक्त पहले जिस तरह से प्रेम और अनुष्का के स्कैंडल ने सुर्खियां बटोरी थी, उसके बाद तो उससे जुड़ा स्कैंडल किसी को भी याद नहीं रहा था। इस वक्त वो किसी भी तरह की न्यूज में नहीं आ रही थी, ताकि एक न एक दिन वो वापस से अपना कमबैक कर सके। इस बात से परेशान होकर कि कहीं कृतिका बुरा न मान जाए, दिवाकर ने तुरंत आगे एक्सप्लेन किया। उसके पास सच में और कोई चॉइस नहीं थी कृतिका। कोई भी एक्ट्रेस उसकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, चाहे वो ए लिस्ट एक्ट्रेस हो या बी या सी। कोई भी उसकी फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि एज अ डायरेक्टर ये उसकी पहली फिल्म है। आखिर में सोनाली ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका ने उन्हें शांत करते हुए भरोसा दिलाया कि वो उससे जरा भी नाराज नहीं है। वो फोन पर उसकी आवाज में छिपी चिंता को महसूस कर रही थी, लेकिन अब उस लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करके वो खुद पछता रहा है। पिछले 2 दिनों से वो हर वक्त उस लड़की की शिकायत करता रहता है। दिवाकर भी इस बात को लेकर बेचैन था। सोनाली सच में हद से ज्यादा वाहियात है। कल से फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से उसके मैनेजर ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम को कॉल कर बताया कि वो फिल्म में काम करने के लिए अपनी फीस बढ़ा रही है। अगर उन्होंने उसकी फीस को बढ़ाने से इनकार कर दिया तो वो फिल्म में काम नहीं करेगी। कृतिका दबी हुई हंसी में खिलखिला उठी। सोनाली का बिहेवियर आज भी नहीं बदला था। वो और उसकी पर्सनालिटी दोनों पहले के जैसे ही थी। तल्पेश मेरे भाई की तरह है। वो ऐसी अड़ियल और घमंडी लड़की या उसके जैसे किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक तरह से उसे ब्लैकमेल ही तो कर रही थी, लेकिन उसने तुरंत उसकी डिमांड नहीं मानी और हेल्प के लिए सबसे पहले मुझे कॉल किया। उसने मुझसे कहा कि क्या मेरी नजर में कोई एक्ट्रेस है जो उसकी फिल्म में काम करेगी। उसके इस सवाल के बाद मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम ये रोल एक्सेप्ट करोगी या नहीं। दिवाकर ने कुछ सोचकर आगे कहा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बहन की दुश्मनी के बारे में जानता हूँ, इसलिए अगर तुम ये रोल एक्सेप्ट नहीं भी करती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं करूंगी,
मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ। कृतिका उसी वक्त बेझिझक फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। दिवाकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा नहीं था कि कृतिका फिल्म में काम करने के लिए इतनी आसानी से मान जाएगी। उससे दुश्मनी होने के बाद भी उसे ऑफर किए गए रोल को करना, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? इससे तुम दोनों की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। यही एक कारण था कि शुरू में मैं तुम्हें कॉल करने से हेजिटेट कर रहा था। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं ये रोल नहीं भी एक्सेप्ट करूंगी तो भी वो मुझे दुश्मन की तरह ही ट्रीट करेगी। इसलिए आपको मुझे होने वाली प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे वो मुझे अपना दुश्मन मानती है वैसे ही मैं भी उसे अपना दुश्मन मानती हूँ, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा मुझ पर आपका एहसान भी तो है। आपके कारण ही तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ पाई थी। ऐसे में जब आप मुझे किसी फिल्म में काम करने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो कृतिका। उसकी बातों ने दिवाकर के दिल को छू लिया था। आज के जमाने में ऐसे लोग गिने चुने ही थे जो किसी के उन पर किए गए एहसान को याद रखते थे, वो भी खास तौर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने फायदे को देखते। किसी के एहसान से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। अपने फायदे के चक्कर में वो ये तक भूल जाते थे कि सामने वाला उसका दोस्त है। आज के वक्त में दोस्त को दुश्मन बनने में जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन उसके बस एक बार कहने भर से ही कृतिका उसके दोस्त की फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई थी। ऐसे में वो उसके दिल को कैसे नहीं छू लेती? एक फेमस डायरेक्टर होने के कारण उसने कई लोगों को उसकी चापलूसी करते देखा था, लेकिन कृतिका की बात ही अलग थी। चापलूसी करने जैसी कोई बात उसमें थी ही नहीं। साथ ही उसके पास निखिल का सपोर्ट था। ऐसे में इन चीजों के बारे में सोचना भी उसके लिए टाइम वेस्ट करने जैसा था। तुमने पेमेंट की बात किए बगैर ही फिल्म में काम करना एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि फिल्म में काम करने के लिए तुम्हें कितना अमाउंट पे किया जाएगा? चूंकि उसने दिवाकर की बात बिना किसी टालमटोल के मान ली थी, इसलिए दिवाकर जानना चाहता था कि कृतिका फिल्म में काम करने की फी के रूप में कितना अमाउंट मिलने की उम्मीद कर रही है। उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी आप लोगों को सही लगे मेरे लिए काफी होगा। कृतिका को फी के कम या ज्यादा होने की जरा भी परवाह नहीं थी। आपने ही तो कहा था कि फिल्म का बजट काफी लो है और तल्पेश सर ने इसमें अपने सारे पैसे लगा दिए हैं। दिवाकर के मन में कृतिका की छवि अपनी बेटी जैसी बन गई थी। उसने तुरंत कहा, कृतिका, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम आज से मुझे अंकल कहकर बुलाओगी? दिवाकर सर प्लीज। कृतिका, मैंने क्या कहा था अभी तुम्हें? दिवाकर ने हक से उसे याद दिलाया कि कुछ पल पहले ही उसने उसे क्या कहा था। कृतिका फोन के दूसरी तरफ लाचार सी हो गई। दिवाकर अंकल। अब सही है। दिवाकर खुश हो गया। चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। रही बात फिल्म में काम करने को लेकर तुम्हारी पेमेंट की, तो मैं अभी तल्पेश से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है दिवाकर अंकल, कृतिका ने खुशी से कहा। उसके मुंह से खुद के लिए अंकल शब्द सुनकर दिवाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन फोन की इस तरफ से कृतिका दिवाकर के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देख नहीं सकती थी। उसने कृतिका से खुद को अंकल कहलवाया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो निखिल ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस लड़की में सच में उसे अपनी बेटी की छवि नजर आने लगी थी। ऐसी लड़कियां इंडस्ट्री में ना के बराबर थी, जो आपको लेकर एहसानमंद होने के साथ साथ आपके लिए लॉयल भी रहें। इसलिए दिवाकर दिल से कृतिका के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता था। इसके अलावा दिवाकर का स्टेटस भी इंडस्ट्री में काफी ऊंचा था, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो तुम्हें मुझसे किसी भी चीज को लेकर हिचकिचाने की जरूरत नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी यानी तुम्हारे अंकल की स्टेटस काफी अच्छी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं कभी भी किसी को तुम्हें डराने, धमकाने या परेशान करने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो तुम सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम बस एक बार मुझसे कहना, देखना फिर मैं उसका क्या हाल करता हूँ। दिवाकर ने अपनी छाती को गर्व से थपथपाया। कृतिका दिवाकर की काइंडनेस से बेहद खुश हो गई थी। ठीक है अंकल। जब भी कोई उसके साथ अच्छे से पेश आता था तो वो उस शख्स के प्रति एहसानमंद महसूस करने लग जाती थी। उसके बाद उस शख्स को और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती थी।